Hello guys, I hope you all are doing good. So now we are just beginning or starting the part second of the chapter 16. Now this also will be the significant part or significant chapter in your entire book. Okay, so far you have seen the state government or the union government, but now in our previous video and in this video we are learning about the local government. In our previous video we have already dealt with the urban areas or the urban local government. Now in this video we will be solely focusing upon the rural government, local government. In the rural areas we called it as the panchayati raj institutions. Okay, so now we are going to start the video without wasting time. Now if you haven't subscribe the channel, do subscribe the channel, do hit the like button and do share with it with your friend this particular video. Okay, so that they also can get benefit of this particular video. ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को. आई वेलकम यू ऑल टू द चैनल. आई एम योर फ्रेंड अरुण शामू. Here we go. Now before we start proceeding, now I would like to tell you something about this particular term panchayati raj institution. Now what do you understand by this particular term or abbreviation we can say. ठीक है, यहाँ पर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं भाई साहब, रूरल इंडिया में खासकर. ठीक है, earlier we did not have this particular concept when the britishers were ruling in our country, and they were having certain presidencies as well. So they abolished it, they कहते हैं ना discarded it. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि उस समय पर नहीं थे, बट क्या उससे पहले भी नहीं थे? नहीं, ऐसा नहीं है. लोकल गवर्नमेंट जो है ना हमारे कंट्री में पहले से ही चलती आ रही है, चाहे फिर वो फ्यूडल लॉर्ड्स हों, चाहे फिर वो उसके बाद लोकल गवर्नमेंट हमने जो राजा चोला एम्पायर जो हुआ करता था उस समय पर भी देखी थी, हमने मौर्यन एम्पायर के टाइम पर भी देखी थी जहाँ पर ग्रामपति हुआ करता था. ठीक है, ग्रामपति या फिर ग्रामणी हुआ करता था. लेटर ऑन वी ऑल्सो saw this particular institution in the post मौर्याज. फिर हमने संगम एज में भी लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा है. ठीक है, संगम पीरियड जो चला था, ठीक है, साउथ इंडिया में. फिर उसके बाद हमने जो है इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को हमने जो है गुप्ता के टाइम पर भी पढ़ा है. फिर हमने देखे थे काफ़ी सारे जो डिसइंटीग्रेटेड किंगडम्स हुआ करते थे, जैसे कि चोलाज हो गए, राष्ट्रकूटाज हो गए. यहाँ पर भी हमने जो हमारे रूरल गवर्नमेंट और जो लोकल गवर्नमेंट हमने पढ़ी है. ठीक है, अब उसके बाद चीज़ें कंटिन्यू चलती हैं. ब्रिटिश राज आते हैं, दे रप्चर्ड इट. ठीक है, और ले अगेन व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947 वी अगेन रिवाइव्ड दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, बट नॉट एग्जैक्टली, बट एफर्ट्स वर कंटिन्यूड. ठीक है, बट ये सारी चीज़ें कब रियलाइज़ हुई? ये हुई थी 1992 में. अब आपको मुझे ये बताना है कि कौन सी गवर्नमेंट थी उस समय पर जिन्होंने इसको जो एक ड्रीम था ना उसको रियलाइजेशन कर दिया, उसका रियलाइजेशन कर दिया और रियलाइज्ड कर दिया. ठीक है, रियलिटी में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया मतलब. ठीक है, ये था हमारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992. ठीक है, ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, ये एक्ट है, ध्यान रखना. ठीक है, और ये अमेंडमेंट है, नंबर अमेंडमेंट का कब हुआ था? 1992 में हुआ था. यू गॉट इट. चलिए अब आप समझ गए. नाउ हमारे यहाँ पर जो लोकल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट, आई एम जस्ट रेफरिंग द लोकल गवर्नमेंट थ्रू दिस पर्टिकुलर टर्म, दैट इज द LG. ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट बोल सकते हैं, गवर्नर बोल सकते हैं, लिeutenant governor. But now I'm just representing it with these two words or letters, sorry, not later, it's letters. ठीक है, चलिए लोकल गवर्नमेंट काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है बिकॉज इट इज़ नॉट द यूनियन गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट विच फंक्शंस एट द ग्राउंड लेवल. ठीक है, it is only the local government which has sole power, not sole power, but it is the it is vested in the state government whether the state government wants to share power with the local government or not.
because we have seen in our previous video that the state government has the power to share or power to devolve its power to the local government to collect or levy the taxes. ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ ली हैं ना. जो हम डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं, इट इज़ दी लोकल गवर्नमेंट, नॉट द यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, आपने जब मैंने आपको सब कोर्ट के बारे में पढ़ा है, सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में नहीं पढ़ाया है और हाई कोर्ट के बारे में नहीं पढ़ाया है, मैं आपको पढ़ाऊंगा. ठीक है, आगे आने वाली वीडियो में. तो उसमें भी हमारे पास एक फंडामेंटल राइट मैंने आपको पढ़ा है एक जगह पर, फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 32. नाउ हियर वी हैव this particular right, and this is our fundamental right, and in this right we are provided with certain writs. ठीक है, writs जिसे हम बोलते हैं प्रेरोगेटिव रिट्स. ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करें अगर इन रिट्स के, तो अगर हम इन रिट्स को एनफोर्स कराना चाहते हैं, ठीक है, देखिए राइट नाउ आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो विद द हेल्प ऑफ माय मोबाइल फ़ोन. ठीक है, तो सारी वीडियो मैंने मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्ड करी है, तो प्लीज़ इसलिए मेरे को बड़े बड़े वर्ड थोड़े से लिखने पड़ते हैं. आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट दिस. ठीक है, बस मैं चाहता हूँ कि आपकी हेल्प हो जाए, इतना बहुत है मेरे लिए. ठीक है, चलिए अब ये जो बस मैं ये चाहता हूँ कि आप कोऑपरेट करें मेरे साथ, कोलैबोरेट नहीं, कोऑपरेट करें. ठीक है, आपको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए बस. ठीक है, तो ये जो एवोल्यूशन क्या बता रहा था मैं, जस्ट अ सेकेंड है. हाँ, ये जो रिट्स हैं, तो यहाँ पर ये जो रिट्स हैं, ये प्रेरोगेटिव हैं किसके? प्रेरोगेटिव नहीं है, मतलब प्रेरोगेटिव विशेष अधिकार नहीं है किसी भी कोर्ट का, ना तो सुप्रीम कोर्ट का ना ही हाई कोर्ट का. ये कॉन्करेंट है, इधर सुप्रीम कोर्ट कैन, ठीक है, यहाँ पर हाई कोर्ट आपको डिनाई कर सकता है रेट को इशू करने से, मगर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट डिनाई नहीं कर सकता. ऐसे ही यहाँ पर हमारे हाई कोर्ट से नीचे आते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. ये भी फंक्शन करते हैं यहाँ पर, मुंसिफ, मैजिस्ट्रेट, सेशन कोर्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको बताऊंगा. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ पर जैसे सबऑर्डिनेट कोर्ट यहाँ पर फंक्शन करते हैं ना, ऐसे ही यहाँ पर निचले लेवल पर एलजी फंक्शन करती है. एलजी यानी लोकल गवर्नमेंट फंक्शन करती है. तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हुआ करती हैं. अब हमारे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, ठीक है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ था, वी वर नॉट हैविंग दिस पर्टिकुलर लोकल गवर्नमेंट इन आर कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, बट वी वर हैविंग सर्टेन प्रोविजंस एम्बेडेड इन आर कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी. ठीक है, on the basis of that, what happened, we realized that this is the time that we can bring this into the picture or into the onto the surface. Okay, so that is why government made efforts and they created local government at the at the ground level. ठीक है, and this is the only government, local government, which functions in rural areas is the कौन सी है? PRI. ठीक है, बट वेन एवर इट कम्स टू द अर्बन एरियाज इट इज़ द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन. ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ पर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है. मैं PRI बोलूँगा. ठीक है, PR बोलूँगा. ठीक है, ये थोड़ा सा आसान पड़ जाएगा मेरे लिए भी, आप थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं, अब ये जो, चलिए पंचायती राज ही बोल देते हैं. ठीक है, ये जो है ना, मतलब एक तरीके से गांधी जी चाहते थे कि सारी चीज़ें जो है ना मतलब ग्राउंड लेवल से चालू हों. मैंने आपको जब प्लानिंग कमीशन के बारे में बताया था ना, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि काफ़ी सारे जो प्लान थे वो पुट फॉरवर्ड करे गए थे, लाइक प्रोपाउंडेड करे गए थे. काफ़ी सारे जो साइंटिस्ट थे, इकोनॉमिक साइंटिस्ट, उन्होंने काफ़ी सारे जो अपने ओपिनियन दिए कि दिस शुड बी द प्लान टू गवर्न द कंट्री एंड टू टेक द कंट्री टूवर्ड्स द डेवलपमेंट. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर हुई थी. अब ऐसे ही यहाँ पर गांधी जी भी चाहते थे, गांधी जी वर हैविंग दिस रियलाइजेशन इन द माइंड दैट a lots of population lives in the villages of India. ठीक है, ऑफ इंडिया. ठीक है, तो हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन रहती है वो ऑब्वियसली विलेजेस में रहती है. एंड until and unless we harness this particular population, the talent of this particular population and the labor of this particular population, we cannot grow. ठीक है, so that is why current government is more कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा. ठीक है, लाइक
बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रही है ताकि जो पॉपुलेशन है ना उसकी एनर्जी को हार्नेस करा जा सके, ठीक है, सो दैट कि कंट्री जो है ना बहुत ज़्यादा डेवलप हो सके, इसीलिए बहुत सारे प्रोग्राम्स भी निकाले गए हैं। नाउ अब महात्मा गांधी जी को ये रियलाइजेशन था कि हाँ भाई, जो लोकल गवर्नमेंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, दैट इज़ वाई दे एम्फोसाइज्ड ऑन द क्रिएशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। सेल्फ इज नॉट द सेल्फ बट इट इज़ द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट वेदर टू डिवॉल्व द पावर टू द लोकल गवर्नमेंट और नॉट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, ठीक है, एग्जिस्ट करती हैं। एंड ही बिलीव्ड इन द पावर टू ऑल सेक्शन ऑफ द पीपल एंड इन ग्रास रूट डेमोक्रेसी। नाउ डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेसी? नाउ यू शुड हैव दिस पर्टिकुलर आइडिया बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टॉट यू दिस पर्टिकुलर टर्म दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज नथिंग बट द गवर्नमेंट बाय द पीपल, ठीक है, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता रहनी चाहिए, ठीक है। आप इन वीडियोस को कंटिन्यूसली सुनो, ठीक है। तो ये इसका मतलब होता है डेमोक्रेसी, जहाँ पर सारी चीज़ें जनता के हाथ में होती है। बट यहाँ पर जो सुप्रीम है दिस इज नॉट दी पीपल, ठीक है। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है पीपल के द्वारा क्रिएट नहीं करा है, कॉन्स्टिट्यूशन से सारे राइट्स निकलते हैं, ना कि पीपल से सारे राइट निकलते हैं, ठीक है। ऐसे ही मैंने जब आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ाए थे, आई हैव टॉट यू इन दैट पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ योर चैप्टर और ऑफ योर बुक, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है, यहाँ से सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, यहाँ से सारी चीज़ें होती हैं। एंड पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 380, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, ठीक है। मैं तो देखो कब की नॉलेज पड़ी रहती है दिमाग में, जब आपकी बुक पढ़ता हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि हाँ सारी चीज़ें अच्छी अच्छी हैं तब पढ़ा देता हूँ, ठीक है। चलिए बाकी हाँ अभी मेरी छुट्टी चल रही है थोड़ी सी, मैं बीमार हूँ तो इसलिए छुट्टी कर रखी है, तो इसलिए बना भी देता हूँ। पढ़ने का मन करता है, खाली बैठने कोई काम नहीं है, टीवी हमारे पास है नहीं, ठीक है, हम मतलब है नहीं कि मतलब हम देखते नहीं, ठीक है। मोबाइल है, कभी देख लिया वेब सीरीज़ वगैरह, दैट इज़ इट, और कुछ नहीं, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ें हैं, बहुत सिंपल लाइफ है, ठीक है, जियो आराम से, पढ़ो मस्त एकदम, ठीक है। चलो तो इसीलिए ये जो डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट जब मैंने आपको समझा तो उसमें बोला था मैंने कि हाँ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है और यहीं से सारे राइट्स निकल कर आते हैं। बट ये जो कॉन्सेप्ट है ना ये अपोजिट है, यूएसए में इसका अपोजिट है। यूएसए में जो सारे राइट्स हैं वो पीपल से निकल कर आते हैं, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। चलिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, वर्ल्ड का पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वो करता था, ठीक है। चलिए जहाँ पर फंडामेंटल राइट्स का प्रावधान हुआ था, ठीक है। तो वी अडॉप्टेड फंडामेंटल राइट फ्रॉम द यूएसए, ठीक है, एंड अदर प्रोविजंस आल्सो वी अडॉप्टेड एंड वी मोल्ड अकॉर्डिंग टू आवर सर्कमस्टेंसेज और अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स एंड वांट्स, ठीक है। चलिए यहाँ पर महात्मा गांधी जी ने बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज करा था कि वी शुड हैव दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन इन आवर कंट्री सो दैट कि जो चीज़ें हैं ना वो बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड हो जाए, ठीक है। इसीलिए अब देखिए हमारे यहाँ पर जो है ना इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताता चलता हूँ साथ में ताकि आपकी जो है ना रिवीजन भी हो जाए जब आप दूसरी चैप्टर पढ़ते हो। तो इंटीग्रेटेड जुडिशरी है हमारे पास, ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट जो है, अगर सुप्रीम कोर्ट कोई भी लॉ बनाता है, फ्रेम करता है, कॉन्स्टिट्यूट करता है, कोई भी उसकी जजमेंट होती है तो वो पूरी कंट्री पर बाध्य होगी, यानी पूरी कंट्री को उसे मानना पड़ेगा। और जो भी फैसले दिए जाएंगे ना वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाएंगे वो अदर कोर्ट जितने भी सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं और हाई कोर्ट्स हैं उनको भी मानने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास जो है ना इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, ठीक है। अब ऐसे ही हमारे पास जो है ना देखिए सुप्रीम कोर्ट इतना बड़ा सुप्रीम कोर्ट नहीं है, ठीक है, दे हैव limited number of judges in the Supreme Court and they deal with the certain cases, ठीक ओनली, ठीक है, कौन से जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। बाकी जो सबसे ज़्यादा जो केसेस होते हैं वो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के द्वारा हैंडल करे जाते हैं, ठीक है। सबॉर्डिनेट कोर्ट क्या होते हैं आई विल लेट यू नो, ठीक है, इन आई थिंक चैप्टर 15 और 16, ठीक है, 16 तो यही है, हाँ 15 में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, या फिर मे बी चैप्टर अलग हो सकता है, मुझे याद नहीं है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर जो 1992 में इस ड्रीम को रियलाइज़ करा गया, ठीक है, और यहाँ पर 73rd अमेंडमेंट लेकर आई गई और इसको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को क्रिएट करा गया, ठीक है। अब इम्पोर्टेंस क्या है ये आप पढ़ सकते हैं ऑलरेडी। राइट अप टू द ब्रिटिश पीरियड panchayats played a very important role in the social life of the village and also resolved minor disputes and
among villagers under the British rule पंचायत lost the respect, देखिए मैंने जैसा आपको बताया था, and power which they had earlier enjoyed because of the new system of courts, laws and revenue collection. दो इन देखिए महालवारी और रैयतवारी और जो एक और सिस्टम हुआ करता था परमानेंट सेटलमेंट, ये सारे सेटलमेंट ही तो चले थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लेकर आई थी। हिस्ट्री में आपको अब पढ़ने के लिए मिलेगा ये। देखिए अगर आपके पास बुक है ना तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं, उसके लिए आप मुझे जो ना मेरी ईमेल आईडी जो डैशबोर्ड में दी हुई है तो वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको एड्रेस प्रोवाइड करा दूंगा तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। आई थिंक दिस कैन बी द अ लिटिल बिट हेल्प फ्रॉम योर साइड, ठीक है। तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं मेरे एड्रेस पर, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए रेवेन्यू कलेक्शन दो द इंडिपेंडेंट इंडिया वन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टेड द यूनियन गवर्नमेंट 45 की बात कर रहा है। आई हैव नो कॉन्क्रीट आइडिया अबाउट दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। हाँ, इट इज़ द आर्टिकल 40 आई थिंक, ठीक है। 40 है और 45 में शायद एजुकेशन का प्रावधान है बच्चों के लिए, ठीक है, जो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत आया था, ठीक है, 2002 में, ठीक है। ये सारी चीज़ें हुई थी, ठीक है। बाकी ये जो सारी चीज़ें रियलाइज़ हुई थी वो 2009 में हुई थी, ठीक है, जिसमें एजुकेशन एक्ट 2009 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ पंचायत, हाँ यहाँ पर थे हम। एंड स्टेट गवर्नमेंट टू ट्राई टू टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड गिव दम सच पावर, ऐसी पावर दी जाए ताकि वो अपने आप से फंक्शन कर सके और जितनी भी चीज़ें ना वो अपने आराम से कर सके, ठीक है। ये सारी चीज़ें लिखी है, पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। मैं आपको मोटी मोटी चीज़ें और एकदम गहराई में लेकर चलता हूँ, ठीक है। बाकी बुक तो आप पढ़ ही लोगे, ठीक है। जो हाईलाइटेड पोर्शन है इसे ज़्यादा ध्यान से रखिएगा। देखिए मैं आपको बुक से इसलिए स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ाता हूँ सो दैट कि आपके पास बुक ही है, आप नोट्स बनाने में अगर बिजी हो जाओगे तो दैट विल नॉट वर्क, ठीक है। तो इसीलिए इट इज़ नेसेसरी दैट यू शुड हैव योर बुक इन योर हैंड्स एंड यू शुड ट्राई टू हाईलाइट वॉट एवर गिवन इन योर बुक, बट ओनली दैट पर्टिकुलर पोर्शन विच इज़ हाईलाइट इन द स्क्रीन, ठीक है, ठीक है। यही सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा जो आपकी स्क्रीन में हाईलाइटेड है, यानी आपकी जो स्क्रीन पर दिख रहा है वट एवर इज बिंग शोड ऑन योर स्क्रीन दैट यू शुड हाईलाइट इन योर बुक एज वेल, ठीक है। तो यहाँ पर यही सारी चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। अब चलते हैं आगे की साइड। अब इसके रिगार्डिंग देखिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के रिगार्डिंग काफ़ी सारी जो वो है ना बैठक वगैरह यानी कमेटीज़ वगैरह को कॉन्स्टिट्यूट करा गया था सो दैट की जो चीज़ें हैं ना थोड़ी सी कॉन्क्रिटाइज हो जाए और हमें जो है एक तरीके से काफ़ी सारे जो रीजंस हैं इंस्टीट्यूट को क्रिएट करने के लिए, उसके बाद अगर हमें कोई प्रोविज़न नया ऐड करना तो उस चीज़ के लिए भी हमें जो ना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। और अगर किसी चीज़ को एनालाइज करा जाए तो वी विल हैव अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन और वो भी एक रीज़न के साथ। तो इसीलिए गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी सारी जो कमेटीज़ थी उनको कॉन्स्टिट्यूट कर गया था, जैसे कि 1957 में हमारी जो बलवंत राय मेहता कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करा गया था, ठीक है, 1957 में। और इसने अपनी जो रिकमेंडेशन दी थी मोटी मोटी आपकी बुक में जो लिखा वही बताऊँगा और ज़्यादा नहीं जाऊँगा, ठीक है। और देखिए इसमें आपकी बुक में दो कमेटीज़ लिखी हुई हैं जैसे कि अशोक मेहता कमेटी और बलवंत राय मेहता कमेटी, बट यहाँ पर जो जीवी के राव कमेटी हुई थी जो 1985 में जिसको कॉन्स्टिट्यूट करा गया था, ठीक है। और उसके बाद एलएम सिंघवी कमेटी थी और फिर गडगिल कमेटी थी। एलएम सिंघवी 1986 में आई थी और गडगिल कमेटी 1988 में आई थी। तो ये सारी कमेटीज़ थी जो कहीं ना कहीं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को रियलाइज़ कराने के लिए आई थी, ठीक है। तो बट आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू एनीथिंग अबाउट the other committees except these two, ठीक है। so you have to focus upon only these committees and मैं इन्हीं के बारे में बताने वाला हूँ। अब यहाँ पर जो अशोक मेहता बलवंत राय मेहता कमेटी थी इसने 3 टायर का जो कॉन्सेप्ट है ना वो कहीं ना कहीं कहते हैं ना पुट फॉरवर्ड करा, ठीक है। अब मतलब प्रस्ताव रखा, ठीक है, इंट्रोड्यूस करा। ये चाहते थे कि हाँ 3 लेवल पर जो है ना एक पंचायती राज इंस्टीट्यूशन क्रिएट होना चाहिए। अब ये जो लोकल गवर्नमेंट है वो इस तरीके से क्रिएट होना है तीनों लेवल पर, ठीक है, ये चाहते थे। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद होनी चाहिए, ठीक है, और पंचायत समिति इंटरमीडिएट लेवल पर होनी चाहिए, ब्लॉक लेवल पर होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ग्राम पंचायत रूट लेवल पर होनी चाहिए। ग्राम पंचायत आप जानते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो बलवंत राय मेहता कमेटी है उसने सजेस्ट करी थी, ठीक है। हाउएवर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बिगन टू डिक्लाइन वेरी सून ये क्या लिख रहा है ठीक है चलिए।
इन दिस स्कीम पंचायत समिति वाज टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि पंचायत समिति को इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्णता दी गई क्योंकि यहाँ पर जो है ना काउंसिलर सारे सारे बैठेंगे, जितने भी जो ग्राम पंचायत है वहाँ से जितने भी पंच इकट्ठे होंगे, इलेक्ट करे जाएंगे, वो यहाँ पर मेंबर बनेंगे और यहाँ पर ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, वो सारी चीज़ें होंगी। फिर उसके बाद जिला परिषद को वो सारी चीज़ें रिपोर्ट भेजी जाएगी और वो कॉन्स्टिट्यूट कर वहाँ पर सारी चीज़ें इंप्लीमेंट होने लग जाएंगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। चलिए वैसे मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अब यहाँ पर जो चीज़ें हुई थी, देखिए कोई कोई एक बच्चा कह रहा था कि मैं बहुत धीरे बोलता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा तेज़ बोल रहा हूँ, तेज़ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, सो दैट कि यू डू नॉट गेट यू नॉट टेक मच टाइम टू कवर दिस पर्टिकुलर वीडियो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दीज थ्री बॉडीज वर इंटरलिंक्ड एज द लोअर बॉडी वॉज रिप्रेजेंटेटिव इन द हायर बॉडी। देखिए मैंने कहा था ना ग्राम पंचायत पंचायत समिति में रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, यहीं पर लिखा है ये सारी चीज़ें। ठीक है, पंचायती राज ऑफ पंचायती राज चेयरपर्सन पंचायती राज ऑफ बलवंत राय मेहता कमेटी पैटर्न वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय राजस्थान नागौर डिस्ट्रिक्ट में 1959 में। ठीक है, राजस्थान में सबसे पहले यही चीज़ आई थी, मतलब राजस्थान वो पहला राज्य बना जिसने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को इम्प्लीमेंट करा था अकॉर्डिंग टू द बलवंत राय मेहता कमेटी। ठीक है, 1959 में नागौर डिस्ट्रिक्ट शायद। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुई थी। हावेवर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगे क्योंकि स्टेट नहीं चाहता ना, आपके पास अगर पावर आ जाएगी, इफ़ यू आर मेड अ प्रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री और अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री, विल यू नो लीव योर चेयर, विल यू वांट टू जस्ट गैदर ऑल द पावर इन योर हैंड्स। ठीक है, तो आप यही करना चाहेंगे कि सारी पावर मेरे पास आ जाए, सारा पैसा मेरे पास आ जाए एंड आई विल बिकम द किंग। ठीक है, यही सारी डिक्टेटरशिप आप चाहेंगे, जैसे कि एक डिक्टेटर हुआ नहीं करता था हिटलर। ठीक है, हिटलर से पहले नेपोलियन हुआ करता था। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ही सारी चीज़ें चलने लगी, मगर 1959 के बाद जब इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी ना, सजेस्ट करी, तो उसके बाद चीज़ें हुई तो सही, कहाँ कुछ किसी ने तो कुछ कहा है, मगर फिर भी किसी को ये फ़र्क नहीं पड़ा कि हाँ ये सारी चीज़ें भी होनी चाहिए। क्योंकि अब आप ही सोचिए 1957 का दौर चल रहा है, इस समय पर जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, उस समय पर जो ना जो सेकंड 5 ईयर प्लान इंप्लीमेंट होने वाला था और फर्स्ट 5 ईयर प्लान सक्सेसफुल रहा था, मगर सेकंड 5 ईयर प्लान भी थोड़ा बहुत सक्सेसफुल रहा था जिसने इंडस्ट्रीज़ पर फोकस करा था। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो एक तरफ तो कंट्री को हमें सही रास्ते पर लेकर जाना था, दूसरी तरफ वी हैव टू डील विद दिस पर्टिकुलर सिचुएशन एज वेल। तो यहाँ पर ज़्यादा फोकस नहीं दिया गया, बट व्हेन इन 1991 वी ओपन अ डोर ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जब अपने दरवाजे खोले, वी ओपन आर डोर्स ऑफ द इकोनॉमी, वी इन्वाइटेड ऑल द अदर कंपनीज फंक्शनिंग इन द अनदर वर्ल्ड इन द सेंस कि अदर जो कंट्रीज हैं उनमें फंक्शन कर रही थी, तो वहाँ से हमने उनको बुलाया और उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिया। नाउ वी टुक द राइट पाथ टुवर्ड्स द डेवलपमेंट। बट यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो गई, अब एक तो चिंता खत्म होगी कि हाँ डेवलपमेंट होगा, मगर अब ध्यान देना था पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के ऊपर। इसीलिए जो गवर्नमेंट थी, आपको बताना है कौन सी गवर्नमेंट थी, मैं नाम नहीं लूँगा। ठीक है, उन्होंने 1992 में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूट कर दिया। ये सारी चीज़ें हुई थी, राजीव गांधी जी के टाइम पर भी हुई थी ये सारी चीज़ें, मगर उन्होंने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ठीक है, क्योंकि उनकी सरकार डिसॉल्व हो चुकी थी। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ है। तो अब यहाँ पर ये जो ट्रेंड था पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का, वो गिरा क्यों, ये भी तो बात आती है। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि कोई नहीं चाहता अपने हाथ की पावर दूसरों के साथ शेयर करना। स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, वी नो कि स्टेट जो 7th शेड्यूल में जो पावर्स हैं वो लिस्टेड है कि एक यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है और एक कॉन्करेंट लिस्ट है। ठीक है, स्टेट लिस्ट के पास पावर, स्टेट के पास पावर है, यूनियन के पास पावर है, बट यहाँ पर कोई लोकल गवर्नमेंट की लिस्ट है क्या, नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए जब ये एक्ट लेकर आई गई 73rd लेकर आई गई, तो यहाँ पर जो 29 प्रोविजंस का प्रावधान, यानी सब्जेक्ट जो 29 सब्जेक्ट थे वो इनके पास रखे गए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के पास, कि आपको यहाँ पर जो ना ये जो 29 फंक्शन है, इन फंक्शन के इन सब्जेक्ट्स के आसपास ही आपको काम करना है सारा का सारा। बट फिर भी ये जो पावर थी ये कॉन्करेंट थी किसके साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ। नाउ स्टेट गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू शेयर दिस पावर विद द लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, बट क्या स्टेट गवर्नमेंट चाहेगी कि मैं शेयर करूं अपना पैसा किसी और को दूं, लोकल गवर्नमेंट पे? नहीं, ऐसा कोई नहीं चाहता। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं दुविधा बनने लगी। ठीक है,
अब जो जब ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेकर आएगा तो यहाँ पर स्टेट के पास ये भी सारी बहुत सारी जो वॉलंटरी चीज़ें दी गई कि आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, मतलब बहुत सारी चीज़ें उसके हाथ में रख दी कि वो चाहे तो कर ले, वो चाहे तो ना करे। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इंटरमीडिएट लेवल पर अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहेगी कि उसके पास पैसा है कि हम कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज इसको ब्लॉक करो। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर चल रही थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। अब मैं आपको बताता हूँ अशोक मेहता कमेटी क्या कहती है। ठीक है, वैसे मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं, चलो कोई बात नहीं, पता नहीं कहाँ से पढ़ी थी मैंने ये चलो, हाँ शायद वहाँ से पढ़ी थी। हाँ, अशोक मेहता कमेटी ने 2 टायर स्ट्रक्चर दी थी, मतलब ये सारी चीज़ें, ये जो 2 टायर वाली थी वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करी गई थी, सिंपल यहीं छोड़ सकते हो आप वैसे मैं बता देता हूँ, जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मंडल पंचायत, ठीक है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की तरह काम करेगी। ठीक है, जहाँ पर यूनिट बिटवीन द विलेजेस, विलेज पंचायत एंड पंचायत समिति। ठीक है, ये 2 रखी गई थी बस। अब यहाँ पर जो सारा काम करेगी, चाहे फिर वो पॉलिसी फॉर्मेशन का हो, पॉलिसीज़ के ऊपर पॉन्डर करना हो, तो वो सारा जिला परिषद करेगी। ठीक है, ठीक है, ये सारी चीज़ें इनके द्वारा कही गई थी, बाकी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, देर इज़ नो बाइंडिंग ऑन यू कि आप ना पढ़ें। ठीक है, पढ़ें, आप बिल्कुल पढ़ें, मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ें। ठीक है, सैलिड फीचर देख सकते हैं। अब इनके पास कुछ कंपलसरी, स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ कंपलसरी थी कि हाँ, स्टेट गवर्नमेंट को 73rd अमेंडमेंट के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद कुछ चीज़ें थी जो उनको करनी ही करनी थी और कुछ चीज़ें थी कि वो ना भी कर सकते थे। अब जो कंपलसरी रिक्वायरमेंट थी वो थी ग्राम सभा का ऑर्गेनाइजेशन लोएस्ट लेवल पर। ठीक है, विलेज के ऊपर ग्राम सभा। ठीक है, ग्राम की सभा। ठीक है, ग्राम यानी विलेजेस की सभा। ठीक है, अब ग्राम सभा में काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी, दिखाता हूँ आगे आपको। ठीक है, चलिए, 3 टायर पंचायती राज स्ट्रक्चर होना चाहिए, जिला, ब्लॉक लेवल पर, विलेज लेवल पर, मतलब बलवंत राय मेहता ने जो दी थी वो सारी चीज़ यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रही है ना। ठीक है, अब इलेक्शन, अगर कोई भी पंचायत डिसॉल्व होती है तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर उसके इलेक्शन हो जाने चाहिए, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक है, समझ में आ गई। और जो भी पोस्ट हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू होनी चाहिए, यानी लोगों के द्वारा इलेक्ट होने के बाद, ये भी जरूरी है। ठीक है, चलो, अब इलेक्शन मिनिमम में कितनी एज होनी चाहिए, किसी को भी बर्खास्त नहीं करा जाएगा कि वो 25 ईयर्स का नहीं है, नहीं, यहाँ पर एज रखी गई है 21। अब ये 25 ईयर्स का क्या प्रावधान है, आप मुझे बताइए कि जो MLAs हैं, सॉरी MLAs हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उनकी जो मिनिमम एज है वो कितनी है, ये आप मुझे बताइए, और MPs की कितनी है ये भी बताइए। चलो, ठीक है, ये आपके पास एक काम है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या क्या कहा कि चलो ये तो ठीक है, इलेक्शन होनी चाहिए। ठीक है, द पोस्ट ऑफ चेयरमैन एट द जिला एंड ब्लॉक लेवल शुड बी फिल्ड इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट आ गया है यहाँ पर, इनडायरेक्ट यानी अब यहाँ पर इनडायरेक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, जिला लेवल पर कौन इनको सेलेक्ट करेगा, ऑब्वियसली ग्राम सभा से जो उनके रिप्रेजेंटेटिव होंगे। ठीक है, चलिए बताऊंगा आगे, ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ पर रिजर्वेशन होना चाहिए सीट्स का, किसके लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के। देखिए कोल्ड हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, मेरी आवाज़ भी थोड़ी सी अलग लग सकती है आपको। ठीक है, अभी तो खैर शायद मैंने मेडिसिन वगैरह ली हैं तो उससे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट मुझे देखने के लिए मिला है, अदरवाइज इन द नाइट आई वॉज नॉट एबल टू इवन स्टैंड अप। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, स्टैंड अप को बोल सकते हैं हम गेट आउट ऑफ द बेड, ये इंग्लिश है। ठीक है, इंग्लिश में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने काफ़ी सारी जब वीडियो देखता हूँ तो मुझे एक मीनिंग है OUR। ठीक है, आप आई डोंट नो हाउ डू यू प्रोनाउंस इट। ठीक है, बट हाँ, इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है R। ठीक है, और ये ARE ये भी सेम ही है। ठीक है, R। ठीक है, और ये जो R है ना सिंगल, ये भी R ही है, मगर बच्चे क्या करते हैं, बच्चे दे डू प्रोनाउंस HOUR, हावर चलिए कोई बात नहीं, इसको बोलते हैं आवर। ठीक है, आवर, ओवर वाला, ओवर, यहाँ पर O की जगह AVER, आवर। ठीक है, चलिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं प्रोनाउंसिएशन, यू शुड हैव दिस पर्टिकुलर थिंग। बट हाँ, कभी कभी तो मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ दैट कि हाँ, असली जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होनी क्या चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
नाउ रिजर्वेशन के बारे में बात कर ली हमने। स्टेट इलेक्शन कमीशन हो जाए ताकि अगर डिसॉल्व हो तो पंचायत के इलेक्शन करा जा सके, ठीक है। पंचायत राज इंस्टीट्यूशन की जो टेन्यूर होगा वो 5 साल का होगा। 5 साल से पहले अगर डिसॉल्व हो गई तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर उसके इलेक्शन कराए जाने चाहिए इलेक्शन कमीशन के द्वारा। अब इलेक्शन कमीशन मैंने आपको बताया है कि नेशनल लेवल पर इलेक्शन कमीशन फंक्शन करता है, मगर जो इलेक्शन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के कराने होंगे वो स्टेट इलेक्शन कमीशन ही कराएगा, ठीक है। ठीक है, समझ में आई बात। अब फाइनेंस कमीशन की बात करें, अब हम अगर स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात करें तो ऑब्वियसली सेम फंक्शन है जैसे कि हमने 74th अमेंडमेंट में देखे। उसको भी तो काम क्या करना है, डिवॉल्व करना है मनी का, कैसे जाना है कैसे नहीं जाना है, कहाँ कहाँ कलेक्ट करना है कैसे करना है, ठीक है। स्टेट कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जितने भी ग्रांट जाएंगे स्टेट की तरफ से, किसके लिए, लोकल गवर्नमेंट के लिए, तो कितनी जानी चाहिए कितनी नहीं जानी चाहिए, किस हिसाब से जानी चाहिए, पॉपुलेशन का क्या प्रावधान होना चाहिए, कितनी पॉपुलेशन है तो उसके लिए क्या है, किस डिस्ट्रिक्ट में क्या है, किस पंचायत राज इंस्टीट्यूशन में क्या है, सारी चीज़ें देखने के बाद जितने भी काम करेगा वो स्टेट फाइनेंस कमीशन ही करेगा, ना कि नेशनल फाइनेंस कमीशन, ठीक है। नेशनल फाइनेंस कमीशन के पास इतनी पावर नहीं है, उससे उससे ज़्यादा जो पावरफुल है वो है नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, जिसको 2014 में उसके ऊपर पाउडर करा गया था एंड 2015 में 1 जनवरी से वो लागू हो गया था, पिक्चर में आ गया था, और प्लानिंग कमीशन को उसने जो उसके जो बिल था उसमें घुसेड़ दिया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो नॉन बाइंडिंग है वो देख लेते हैं कि भाई साहब वोटिंग राइट आप दे सकते हो कि सेंट्रल के जो एमपीज होते हैं और स्टेट लेजिस्लेचर की जो बॉडीज़ होते हैं वो अगर उसमें कहीं ना कहीं मर्ज हो रही हैं तो क्या उनके पास वोटिंग राइट होंगे या नहीं होंगे, तो वो प्रावधान स्टेट गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। तो अदर बैकवर्ड क्लास के लिए जो रिजर्वेशन का प्रोविज़न है वो स्टेट गवर्नमेंट बना भी सकती है, नहीं भी बना सकती है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के पास फाइनेंशियल पावर होंगी, ठीक है। क्या फाइनेंशियल पावर होंगी वो स्टेट डिसाइड करेगी, ठीक है। अब यहाँ पर टैक्सेस वगैरह लिवी करने हैं, कलेक्ट करने हैं, वो सारी चीज़ें स्टेट डिसाइड करेगी। ऑटोनॉमस होगी या नहीं होगी ये सारी चीज़ कौन डिसाइड करेगा, स्टेट। अगर आपने पिछली वाली वीडियो देख ली ना तो ये चीज़ आपको बहुत आसान लग रही है अभी, ठीक है। चलिए अब कॉम्पोजिशन की बात करते हैं। देखिए मैं आपको पूरा पढ़ के सुनाने वाला हूँ ये वाला, जस्ट लिसन, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं इसलिए मैंने इसको हाईलाइट नहीं करा जाता, ठीक है। जब मैं हाईलाइट कर दूँ तो उसे पढ़ना ही पढ़ना है, ये चीज़ें आप मेरी सुन लोगे ना बहुत है, मगर जो चीज़ें मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ वो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। चलिए तो पंचायती राज as established in accordance with 73rd constitution amendment is a three-tier structure based on direct elections। डायरेक्ट इलेक्शन क्या होते हैं, जो लोगों के द्वारा डायरेक्ट इलेक्ट करे जाते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट वो होते हैं जिनको रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं। विलेज लेवल 3 टायर, विलेज लेवल, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ठीक है। एग्जाम्पशन फ्रॉम द इंटरमीडिएट टायर इज गिवन टू द स्मॉल, जो स्मॉल स्टेट है वो हो सकता है कि वो इंटरमीडिएट को ब्लॉक कर दें और खाली विलेज और डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक कनेक्शन रखें, ठीक है, और इंटरमीडिएट लेवल का ना बनाए, ठीक है, जिनकी पॉपुलेशन 20 लाख से कम है। इट मीन्स दैट दे हैव फ्रीडम नॉट टू हैव द मिडिल लेवल ऑफ द पंचायत। ऑल मेंबर इन द पंचायत आर डायरेक्टली इलेक्टेड। पंचायत में सारे मेंबर डायरेक्टली इलेक्ट होंगे, ठीक है, पंचायत में, ठीक है। फिर वो पंचायत के पास ग्राम सभा बनाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना ग्राम पंचायत अलग और ग्राम सभा अलग, ठीक है। चलिए ग्राम से समझ में आया था ना, यानी गाँवों की सभा, ठीक है, और ग्राम पंचायत यानी गांव की पंचायत, ठीक है, जिसमें सरपंच बैठता है, ठीक है, सरपंच इलेक्टेड वन, ठीक है, जैसे सरपंच बोल देते हैं, प्रधान बोल देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। हाउएवर इफ अ स्टेट सो डिसाइड्स, मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंट में ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन डिस्ट्रिक्ट एंड मिडिल लेवल पंचायत, ठीक है। अब यहाँ पर ये दे रखिए कि स्टेट डिसाइड करेगा कि भाई साहब जो स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर हैं और पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं जिनकी वो पंचायत आ रही है वो उसमें मेंबर बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं, या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या पंचायत लेवल पर, ठीक है। तो मिडिल लेवल पंचायत आर जनरली नोन एज पंचायत समिति, पंचायत समिति बोला जाता है उसको, ये आपको पता है। प्रोविजन हैव बीन मेड फॉर द इंक्लूजन ऑफ चेयरपर्सन ऑफ द विलेज पंचायत इन द ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत। प्रोविजन बनाया गया है ऐसा कि जो पंचायत जो चेयरपर्सन होगा विलेज पंचायत का, उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और ब्लॉक लेवल पर उसको रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए ताकि वो जो है अलग पंचायत का कुछ कर सके, ठीक है। आगे बताऊंगा। द प्रोविजन रिगार्डिंग द रिजर्वेशन फॉर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब हैज़ ऑलरेडी बीन मैंशन अर्लियर। नाउ ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, जो कंपलसरी प्रोविजंस है, ठीक है। हाउएवर इट शुड ऑल्सो बी नोटेड हियर दैट 1/3 ऑफ टोटल सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन, ठीक है, एंड 1/3 फॉर वुमेन
आउट ऑफ द कोटा फिक्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है मैं समझा देता हूँ। 1/3 जो है टोटल जो सीट है वो वुमेन के लिए, यानी 33% सीटें वुमेन के लिए रिजर्व होंगी। और जो शेड्यूल कास्ट का टोटल कोटा है ना, उसमें से 33% कोटा जो होगा वो वुमेन शेड्यूल कास्ट के लिए होगा। ठीक है, रिजर्वेशन इज ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर ऑफिसर्स ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन। ठीक है, रिजर्वेशन किसके लिए प्रोवाइड करा है? चेयरपर्सन के लिए। कौन है चेयरपर्सन? जो विलेज पंचायत का चेयरपर्सन होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। द रिजर्व सीट आर अलॉटेड बाय रोटेशन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन पंचायत। पंचायत में जो रिजर्व सीट है वो अलॉट करी जाएगी जो विलेज में अलग अलग के तौर पर। ठीक है, जैसे कि एक विलेज को आज मिल गई, एक विलेज को अगले साल मिल जाएगी, एक विलेज को फिर अगले साल मिल जाएगी। तो ऐसे रिजर्व की सीट दी जाएंगी, यानी जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और वुमेन जो है। ठीक है, लेजिस्लेचर ये भी प्रोवाइड करा सकती है कि ओबीसी को इसमें रिजर्वेशन देनी है या नहीं देनी है। ठीक है, लेजिस्लेचर यानी स्टेट लेजिस्लेचर की बात हो रही है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात हो रही है। नाउ द अमेंडमेंट प्रोवाइडेड फॉर कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस ऑफ द पंचायत। द नॉर्मल टर्म ऑफ द पंचायत इज 5 ईयर। टर्म 5 साल है। पंचायत डिसॉल्व हो जाएगी अर्लियर भी, तो उसके इलेक्शन 6 महीनों के अंदर अंदर होने चाहिए। ये आपको पता चल गया, दोबारा रिपीट हो रहा है, भूलना मत। ठीक है, और म्यूनसिपैलिटीज़ में भी सेम ही प्रोविजन हुआ करता था। इसकी जो इलेक्शन है कौन कंडक्ट कराएगा? स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराएगा। ठीक है, फोर सुपरिंटेंडेंट डायरेक्शन कंट्रोल प्रिपरेशन इलेक्टोरल रोल, सारी चीज़ें यही करेगा। ठीक है, दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू नो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। चलिए पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बात करते हैं, क्या क्या पावर है इसके पास। तो सिंपली स्टेट लेजिस्लेचर पावर दे सकती है, नहीं भी दे सकती है। क्यों? कौन कौन सी पावर है अब इसके पास? कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर ज़्यादा ही अपनी पावर डिवॉल्व कर देते हैं कि हाँ ग्राउंड लेवल से सारी चीज़ें जो अप्रोच होनी चाहिए वो बॉटम टू टॉप होनी चाहिए, ना कि टॉप टू बॉटम। ठीक है, तो अगर इस चीज़ के लिए करना होगा तो स्टेट के पास पावर है, स्टेट के पास पावर है कि वो जो सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन है उनको पावर दे दे। और वो पावर कौन कौन सी है? कि वो अपने इकोनॉमिक प्लान के लिए बना सकें, डेवलपमेंट प्लान बना सकें। ठीक है, और उसके बाद जो क्या है ये, टू प्रिपेयर प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट सोशल जस्टिस, समाज में जितनी भी चीज़ें सही से हो जाए। ठीक है, जैसे कि बोल सकते हैं हम कि जो समुदाय भवन है उनको कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे बनाना है। ठीक है, सारी चीज़ें ऐसे जो समाज में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, जितनी भी स्कीम वगैरह लॉन्च हो रही हैं तो वो कैसे कैसे इंप्लीमेंट करनी है, तो वो सारी चीज़ें प्लान वगैरह बनाने हैं। तो ये सब स्टेट गवर्नमेंट पावर दे सकती है। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। Now, if I talk about the schemes of economic development and social justice with regard to 29 सब्जेक्ट, देखिए मैटर मैंने आपको बताया था ना 29 सब्जेक्ट है, जैसे कि एग्रीकल्चर, प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, रूरल हाउसिंग, वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन, सोशल फॉरेस्ट्री एंड बहुत सारे हैं। ठीक है, बट आपको ये याद कर लीजिए बहुत है इतना कि कौन कौन से इसके सब्जेक्ट हैं, ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं पंचायत एट विलेज लेवल। अब इसके 3 टायर की बात करते हैं, कौन कौन से टायर हैं। ठीक है, नाउ फर्स्ट वी टॉक अबाउट द पंचायत एट विलेज लेवल। इसमें ग्राम सभा भी आती है। ठीक है, ग्राम सभा के बाद हमारे पास आती है ग्राम पंचायत है। फिर ठीक है, फिर उसके बाद आती है न्याय पंचायत। ठीक है, ये है ग्राम लेवल पर यानी विलेज लेवल पर। अगर मैं विलेज लेवल ग्राम सभा की बात करूँ तो एक इंस्टीट्यूशन है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, यहाँ पर सारी चीज़ें डायरेक्ट होंगी, इलेक्शन होंगे तो भी डायरेक्ट होंगे। ठीक है, यहाँ पर ग्राम सभा में जो पंचायत है यानी सरपंच प्रधान वगैरह कौन के इलेक्ट करता है? लोग करते हैं, ग्राम के, विलेज के। ग्राम सभा कंसिस्ट ऑफ ऑल एडल्ट रेजिडेंट विद इन द विलेज और ग्रुप ऑफ विलेजेस। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यानी 18 साल से जितने भी ऊपर हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें जनरली टू मीटिंग दस इट इज़ द ओनली इंस्टीट्यूशन डायरेक्ट डेमोक्रेसी इन द कंट्री। ठीक है, ग्रास रूट लेवल पर जो फंक्शन करते हैं दैट इज़ द ग्राम सभा। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करें कि जो जनरली 2 मीटिंग इसकी होनी चाहिए हर साल में 2 मीटिंग। ठीक है, इन दिस मीटिंग ग्राम सभा एज अ जनरल बॉडी ऑफ द पीपल हियर एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट ऑफ पंचायत। ठीक है, अब ये ग्राम पंचायत इसके ऊपर आती है, ग्राम पंचायत ध्यान रखना। हाँ, चलिए, इट रिकमेंड्स न्यू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, किसको? पंचायत को, क्या क्या करना है पंचायत को अपने गाँव में। ठीक है, अब यहाँ पर सारी चीज़ें हेल्प इन आइडेंटिफाइंग पुअर पीपल कहाँ हैं, कैसे रह रहे हैं, उनकी जो प्लाइट वगैरह क्या है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें डिसाइड करती है ये सारी जो ग्राम सभा है, यहाँ पर डिस्कस वगैरह होता है। अब हम बात करें ग्राम पंचायत की, तो ग्राम पंचायत बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये लोअर टायर है पंचायती राज का, सबसे ज़्यादा लोअर टायर। ठीक है, विलेज लेवल पंचायत। ठीक है, यहाँ पर जो द मेंबर ऑफ द ग्राम पंचायत आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, द नंबर ऑफ द मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत इज फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ विलेज पॉपुलेशन के हिसाब से, कि यहाँ से ग्राम पंचायत से मेंबर कितने आएंगे वो इलेक्ट करते हैं। यहाँ पर ये जो ग्राम सभा है ना, इसके जो चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है, ये इलेक्ट करते हैं।
बताता हूँ। हैंस इट डिफर्स फ्रॉम द पंचायत टू पंचायत इलेक्शन, इट इज़ हेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी। अब ये सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी क्या होती है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है, यहाँ नहीं बताऊंगा, इस चीज़ में जब मैं इलेक्शन पढ़ाऊंगा ना तब पढ़ाऊंगा, रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी क्या होती है। जहाँ से एक सिंगल मेंबर इलेक्ट होकर आता है वो सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी कहलाती है, सिंपल, ठीक है। एज ऑलरेडी मेंशन 1/3 ऑफ द टोटल सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन एंड शेड्यूल कास्ट के लिए भी, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं खुद स्क्रीन यानी वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए, ठीक है। चेयरपर्सन ऑफ द ग्राम पंचायत आर कॉल्ड डिफरेंट नेम इन द डिफरेंट, सरपंच, प्रधान, प्रेसिडेंट, ठीक है, ये चीज़ देख लीजिए, ठीक है। चेयरपर्सन ऑफ द ग्राम पंचायत, ठीक है। अब ग्राम पंचायत वेरिड जनरली होल्ड देयर मीटिंग वंस इन अ मंथ, ठीक है, वंस अ मंथ, एक महीने में एक मीटिंग तो होनी जरूरी है, ठीक है। और एट ऑल लेवल कॉन्स्टिट्यूट कमेटी फॉर ट्रांजैक्शन दियर बिजनेस, ठीक है, ये होती है ग्राम पंचायत। अब न्याय पंचायत की बात करते हैं, ऑब्वियसली छोटे छोटे डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए, ठीक है, जुडिशियल पंचायत बोलते हैं इसको जब मैं आपको सबऑर्डिनेट कोर्ट पढ़ाऊंगा ना तब मैं आपको बताऊंगा कि न्याय पंचायत का काम क्या होता है, वैसा तो यहीं पढ़ लीजिए आप, ठीक है। क्यों, ताकि जो जो मतलब जो कंपाउंडेबल ऑफेंस होते हैं और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस, अब इनमें डिफरेंस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। तो ज़्यादा कुछ नहीं, कंपाउंडेबल जो होते हैं वो मतलब सीरियस टाइप के एक तरह के जो ऑफेंसेस होते हैं, अपराध होते हैं जिनको कोर्ट में सेटल करना होता है, मगर जो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होते हैं ना उनको म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के साथ सेटल कर दिया जाता है, ठीक है, आपस में समझौता जिसको हम बोलते हैं नॉन कंपाउंडेबल, ठीक है, जो कंपाउंडेबल, ठीक है, नॉन कंपाउंडेबल अलग होते हैं सीरियस वाले, और नॉन कंपाउंडेबल होते हैं जो ज़्यादा सीरियस नहीं है, ठीक है। चलिए, जिनको नहीं रिजॉल्व कर जाए कि हाँ भाई मैटर सॉल्व करो, ठीक है, हाथ मिलाओ दोनों ऐसे करके ख़त्म केस, ठीक है। और ये जो नया पंचायत का टेन्योर होता है 3 से 5 साल के लिए, ठीक है, जो इसमें बैठता है, ठीक है। तो ये पैटी केसेस से डील करते हैं, छोटे छोटे केसेस से डील करते हैं, क्रिमिनल केसेस से भी, और ये फाइन इंपोज कर सकते हैं 100 रुपये तक, ठीक है। तो यहाँ पर लॉयर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है, ठीक है। चलें आगे, चलिए अब पंचायत समिति की बात करते हैं। ये एक लिंक प्रोवाइड कराता है ग्राम पंचायत में और जिला परिषद में। नाउ यू हैव दिस पर्टिकुलर थिंग इन योर माइंड, दिस इज़ द ग्राम सभा जहाँ पर डिस्कस होती हैं चीज़ें। बॉडी इज़ द ग्राम पंचायत, ठीक है, जो मेन है, ठीक है, ठीक है, समझ में आई। अब यहाँ पर ग्राम सभा और ग्राम सभा यानी ग्राम की पंचायत, विलेजों की ग्राम सभा यानी विलेजों की सभा, ठीक है, जहाँ पर काफ़ी सारे विलेजेस आपस में आ जाते हैं। ग्राम पंचायत यानी गांव की पंचायत, जो एक गांव में पंचायत होती है जिसको सरपंच और प्रधान और प्रेसिडेंट बोला जाता है, ठीक है, ये चीज़ समझ लीजिए आप। अब प्रोवाइड्स अ लिंक ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच में, ये पंचायत समिति होती है। अब इस पंचायत समिति का काम क्या है, ठीक है, इसका काम क्या है। पंचायत समिति सब मेंबर है डायरेक्टली इलेक्टेड, कुछ मेंबर डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। सरपंच और द ग्राम पंचायत आर एक्स ऑफिशियल मेंबर ऑफ द पंचायत समिति, ये देख लीजिए। ग्राम पंचायत के जो भी सरपंच होते हैं यानी प्रधान जो होते हैं वो इसके मेंबर होते हैं, एंड एक्स ऑफिशियो मेंबर, यानी जैसे ही वो ग्राम सरपंच बनेंगे तुरंत ही वो इसके मेंबर बन जाएंगे, उनको कोई सफ़ेद वगैरह लग सके इनकी इसकी मेंबरशिप लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब होता है एक्स ऑफिशियो का मतलब यही होता है। जब मैंने आपको राज्यसभा पढ़ाया था तो राज्यसभा का जो चेयरपर्सन है यानी वाइस प्रेसिडेंट, जब वो वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं वो तुरंत ही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बन जाते हैं राज्यसभा के, ठीक है। ऑल मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत आर नॉट मेंबर ऑफ द पंचायत समिति, सारे मेंबर नहीं होते हैं, ठीक है। देखिए ग्राम सभा में, ग्राम पंचायत में जो काफ़ी सारे मेंबर इलेक्ट होते हैं, ठीक है, तो वो सारे नहीं होते। सरपंच होता है एक जो उनमें से हेड होता है उनका, ठीक है, वो काम करता है क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव बॉडी भी है एट द लोएस्ट लेवल रूरल एरियाज़ में। तो यहाँ पर जो सरपंच होगा यानी हेड वो ही मेंबर बनेगा, ठीक है, सारे मेंबर नहीं बन सकते। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी पड़ेगी, और ये स्टेट से स्टेट वैरी करती है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखिएगा। नंबर वैरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, आज स्टेट से इतने इस स्टेट में कितने मेंबर हो सकते हैं, इस स्टेट में कितने मेंबर हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें वैरी करती हैं, ठीक है। यानी पंचायत समिति में मेंबर्स की संख्या वैरी करती है, ये ध्यान रखिएगा। इट मीन्स दैट ओनली चेयरपर्सन ऑफ द सम ग्राम पंचायत इन अ समिति एरिया आर मेंबर ऑफ द पंचायत समिति एट अ टाइम, ठीक है। इन सम पंचायत मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल एज वेल एज द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हु बिलोंग टू द समिति एरिया आर को ऑप्टेड एज द मेंबर। अब जब यहाँ पर मेंबर फुल हो जाएंगे इनके द्वारा ही, तो यहाँ पर ये सरपंच कहाँ से बैठेंगे वे, किसी किसी सरपंच को सीट भी नहीं दी जाती है, ठीक है। चेयरपर्सन ऑफ द पंचायत समिति जनरली इलेक्टेड फ्रॉम अमंग द डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए। डायरेक्टली इलेक्ट करा जाता है इसको किसके द्वारा, इन रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, ठीक है। चलिए जिला परिषद,
द हाईएस्ट बॉडी है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ठीक है। जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आती है, अपर मोस्ट है इससे, ठीक है। पंचायती राज सिस्टम में सबसे ऊपर की वाली बॉडी है ये, ठीक है। और इसके साथ हैड सम डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर, इसमें भी कुछ डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर होते हैं जो डिफर करते हैं स्टेट से स्टेट, अलग अलग स्टेट में अलग अलग मेंबर होते हैं, ठीक है। मतलब किसी में 2 हो सकते हैं, किसी में 4, किसी में 5, ठीक है, ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। चेयरपर्सन जो है पंचायत समिति आर एक्स ऑफिशियल मेंबर ऑफ द जिला परिषद, जितने भी 3-4 गाँव मिलकर एक पंचायत समिति बनाते हैं तो उसमें, यानी पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पर होती है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है उसका हेड, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है वो जो है इसका क्या होता है, इसका ये होता है मेंबर, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा, एक ब्लॉक है उसमें काफ़ी सारे विलेज आते हैं, 5-7 विलेज मिलाकर एक ग्राम सभा बनाते हैं, और एक ग्राम में जो ग्राम पंचायत कहलाती है उसे, ठीक है, वो उसे ग्राम पंचायत बोलते हैं। यार बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है सारी चीज़ समझनी, ठीक है। जब आप पढ़ोगे ना, कॉन्टिन्यूसली पढ़ोगे और मेरी बातें सुनोगे ध्यान से, तो आपको पता चल जाएगा मैं क्या रहा हूँ, ठीक है। मेंबर्स ऑफ, इनको भी देखिए, ये सारे मेंबर को भी यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दी जाती है, ठीक है, अगर ये उस पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करते हैं तो, ठीक है। द चेयरपर्सन ऑफ जिला परिषद आर कॉल्ड अध्यक्ष या फिर प्रेसिडेंट, ठीक है। ये इलेक्ट करा जाता है डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स के द्वारा, ठीक है, जो यहाँ पर बैठते हैं ठीक है, यहाँ पर बैठते हैं। यहाँ पर तो पंचायत समिति के जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है वो बैठता ही बैठता है, और भी मेंबर बैठते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ इस ये जो अध्यक्ष है ना परिषद, ये प्रेसिडेंट जिसे हम बोलते हैं जिला परिषद का, इसको जो इलेक्ट करा जाता है वो डायरेक्टली इलेक्टेड जो पीपल होते हैं उनके द्वारा करा जाता है, ठीक है, यानी ग्राम पंचायत के सरपंच, ठीक है। चले आगे, और जो अदर मेंबर होते हैं वो भी यहाँ पर वोट देते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जिला परिषद मीटिंग जो है वंस 1 महीने में होनी चाहिए, ठीक है। स्पेशल मीटिंग कैन बी कन्वीन एनी टाइम, ठीक है, कभी भी हो सकती है, सब्जेक्ट, ठीक है, ये तो आप पढ़ ही लोगे, एक्स ऑफिस जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए अब फंक्शंस की बात कर लेते हैं। फंक्शंस की बात करें तो ये कहाँ रखूँ मैं, यहाँ रहता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर फंक्शंस की बात करें तो देखिए, फंक्शंस ग्राम पंचायत के फंक्शन क्या है, कुछ ऑब्लिगेटरी हैं, कुछ ऑप्शनल फंक्शन है। ऑब्लिगेटरी फंक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ऑब्लिगेटरी फंक्शन है जैसे कि सिविक फंक्शन रिलेटिंग टू सैनिटेशन, मेंटेन कर रखना सैनिटेशन, ठीक है, और क्लीनिंग, पब्लिक रोड को क्लीन करना, ड्रेन पॉन्ड वगैरह को सही से मेंटेन करके रखना, मच्छर पैदा ना हो, ठीक है, पब्लिक टॉयलेट को क्लीन कर रखना, लेविएटरी क्लीन कर रखना, ठीक है, लेविएटरी, ये वर्ड थोड़ा सा जाना पहचाना सा लग रहा है मगर नाम याद नहीं है, आप मुझे बस इसका मतलब बताइए, मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। प्राइमरी हेल्थ केयर को मेंटेन कर रखना ताकि जच्चा बच्चा खुश रहें, और जो छोटी छोटी जी बीमारियाँ होती हैं ना उनको ज़्यादा परेशान ना करा जाए बड़े बड़े डॉक्टरों को, और वो वहीं पर सॉल्व हो जाए, ठीक है। प्राइमरी हेल्थ केयर यही काम करते हैं कि जो सर में भी दर्द हो रहा है, फिर बुखार वगैरह चढ़ा नॉर्मली, तो उसको जो प्रॉब्लम है ना वो वहीं पर ख़त्म हो जाए, वो ज़्यादा हॉस्पिटल में जाकर भीड़ ना लगाए, ठीक है। वैक्सीनेशन वगैरह, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करना, पब्लिक वेल्स को कंस्ट्रक्ट करना, स्ट्रीट लाइटनिंग, सोशल हेल्थ को मेंटेन कर रखना, ठीक है। और जैसे कि प्रोस्टिट्यूशन जो होती हैं, या फिर जो लोग होते हैं जिनको एड्स वगैरह है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, बायो में आप पढ़ते हो ये सारी चीज़ें, ठीक है, और या फिर जिनको HIV है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इन लोगों को जो है ना कहीं इनका जो रोमिंग है या फिर वॉन्डरिंग है हेयर एंड देयर, प्रोहिबिट तो नहीं होती बट दे आर प्रोहिबिटेड, ठीक है, ताकि जो हेल्थ है ना सोसाइटी की वो मेंटेन रहे। जैसे कि प्रोस्टिट्यूशन हो गई, ठीक है, जो सिंपल भाषा में बोले तो कोठे पर जो रहते हैं, ठीक है, तो उनको भी कहीं ना कहीं प्रोहिबिट करा जाता है ताकि जो सोसाइटी की जो हेल्थ है ना उसको मेंटेन करा जा सके, ठीक है। एडल्ट एजुकेशन के बारे में पता हो, एडल्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराई जानी चाहिए सो दैट की पीपल शुड हैव द अवेयरनेस रिगार्डिंग दी दियर राइट्स एंड व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ दियर बॉडी, ठीक है, ठीक है। क्या होता है, क्या क्या नहीं होता, जो पिबर्टी होती है उस एज में क्या होता है जिसे हम किशोर अवस्था बोलते हैं, ठीक है। अब ऑब्लिगेटरी फंक्शन ये होते हैं विलेज पंचायत के, ठीक है। चलिए, क्योंकि विलेज पंचायत निचले लेवल पर है। अब ऑप्शनल फंक्शन की बात करें, ठीक है, कि ट्री प्लांटेशन, अगर इनके पास पैसा बच जाता है इस सारी चीज़ों को हटाने के बाद, पैसा बच गया, खूब सारा पैसा बच गया, तो ट्री प्लांटेशन हो गया रोड साइड में ताकि जो ग्रीनरी मेंटेन रहे, ठीक है, और थोड़ा सा एनवायरनमेंट में भी थोड़ा सा वो कंट्रीब्यूट कर सकें ऑक्सीजन के प्रति, ठीक है। ब्रीडिंग, सेटिंग अप ब्रीडिंग सेंटर्स फॉर कैटल, ठीक है, ब्रीडिंग सेंटर को इस्टेब्लिश करना, और चाइल्ड एंड मैटरनिटी वेलफेयर सेंटर को मतलब बनवाना, ठीक है, एग्रीकल्चर को प्रमोट करना। तो ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं इफ़ दे हैव इनफ अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। तो 73rd अमेंडमेंट के बाद ये सारी चीज़ें, पहले तो मतलब लेथार्जिक थी, मगर 73rd अमेंडमेंट के बाद जो है ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक तरीके से ऑब्लिगेशन बन चुकी हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है।
अब इनके पास जो ये जो ग्राम पंचायत है इसके जो फंक्शंस है और भी ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, जैसे कि एनुअल डेवलपमेंट प्लान भी लेकर आना होता है इनको कि क्या क्या ये अपने एरिया में डेवलप करना चाहते हैं, और एनुअल बजट, इनका बजट क्या है, कितने काम में ये कर लेंगे, कितने पैसे में कर लेंगे। अब अगर कुछ भी नेचुरल क्लैमिटी आती है तो उस चीज़ से टैकल करने के लिए भी इनके पास कुछ प्रावधान होना चाहिए कि व्हाट दे विल डू इन दैट पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस, ठीक है, सर्कमस्टांस और इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, ठीक है। रिमूवल ऑफ एनक्रोचमेंट ऑफ पब्लिक लैंड, अगर किसी ने पब्लिक लैंड को एनक्रोच कर रखा है तो दे विल फंक्शन अकॉर्डिंगली, ठीक है। और जो भी प्लान वगैरह बनाए जाएंगे पंचायत समिति में वो सारी चीज़ें यहाँ पर जो है ना कहीं डिस्कस होंगी। पंचायत समिति काफ़ी सारे विलेजों की समिति होती है, वहाँ पर सरपंच बैठते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ना कि लोग, ठीक है, वो डिसाइड करते हैं। ऐसे ही रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट भी चलती है और 3 टायर गवर्नमेंट भी चलती है। सिलेक्शन ऑफ द बेनिफिशरीज, ग्राम सभा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, इंप्रूवमेंट चूल्हास, बायोगैस प्लांट्स, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अब इनके फंक्शंस भी हैं, ठीक है। इनके बेनिफिशरीज को देखना और उसके बाद देखना कि किन किन के पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं। तो अगर उनके पास चीज़ें नहीं हैं तो उनको मुहैया कराना, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हम जो ट्रेडिशनल जो फ्यूल सिस्टम को यूज़ करते हैं देन वी समवेयर कंट्रीब्यूट इन द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर देखी जाती हैं। अब फंक्शन पंचायत समिति के क्या होते हैं, ये हब है जहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें बैठती हैं। इसको हेड करता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है। ये वाटर सेट डेवलपमेंट भी देखता है, ठीक है, सोशल फार्म फॉरेस्ट्री देखा, टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन भी इसके द्वारा देखी जाती है, ठीक है, एक ब्लॉक लेवल पर, ठीक है। और एग्रीकल्चर को भी इसके द्वारा कहीं ना कहीं टेकन केयर ऑफ करा जाता है। सेकंड फंक्शन जो इसका ये है कि इंप्लीमेंट करेगा ये सम स्पेसिफिक प्लान जो इसको दिए गए हैं, किसके द्वारा, ऑलरेडी जो चल रहे हैं उनको उस ब्लॉक में देखना, टेक केयर करना कि वो इंप्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। इट मीन्स कि पंचायत समिति हैज़ टू स्पेंड मनी ऑन द स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब जिला परिषद के फंक्शन क्या है भाई, जिला परिषद के फंक्शन तो बहुत ज़्यादा है। पंचायत समिति विद इन द डिस्ट्रिक्ट, ये लिंक करता है पंचायत समिति के साथ, ठीक है, विद इन द डिस्ट्रिक्ट, सॉरी, इसको ये प्लान बनाता है, ठीक है, इंटीग्रेट करता है सारी पंचायत समिति को, और उसके बाद ये उनको सुपरवाइज भी करता है जिला परिषद, ठीक है। जिला परिषद को हेड कौन करता है, आप मुझे बताइए, मैंने आपको पढ़ा दिया। चलिए, जिला परिषद लुक्स आफ्टर डेवलपमेंट वर्क इन द एंटायर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। टू इंप्रूवमेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एक्सप्लोइट ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, ज़्यादा हो रहा है दिल्ली में तो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज लिखा नहीं सकते क्योंकि इसमें आर्सेनिक पाया जाता है, ठीक है, और लेड भी पाया जाता है, और अदर मटेरियल्स मतलब एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं जो कहीं ना कहीं सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है और दे कैन लीड टू डायरेक्टली डेथ, ठीक है। तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जो एक्टिविटी होती है वो भी इसके द्वारा मेंटेन करी जाए, जैसे कि जो एमजी नरेगा है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ठीक है, ये भी इसके द्वारा मेंटेन करी जाती है कि यहाँ पर जो वर्क है वो सही से चल रहा है नहीं चल रहा है, ठीक है, रोड वगैरह कंस्ट्रक्ट करना, ठीक है, और उस पब्लिक वर्क जितने भी होते हैं जो ब्लॉक जिला लेवल पर होते हैं, ठीक है, ना कि विलेज लेवल पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर वेलफेयर फंक्शन जैसे कि नेचुरल क्लैमिटीज़ में ये इसको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। स्कैरेसिटी जहाँ पर फैल रही है तो वहाँ पर फूड वगैरह का प्रोविज़न कराना, ठीक है, प्रावधान कराना, ठीक है। अब ऑर्फनेज वगैरह जो होते हैं, पुअर होम्स वगैरह इसके द्वारा कहीं ना कहीं बिल्ड करे जाते हैं, नाइट शेल्टर वगैरह, मगर ये जब ही होगा जब इसके पास इनफ अमाउंट में मनी बचेगी इन सारे काम को करने के बाद, ठीक है। अब जैसे कि इसको जो ना अलग अलग जो स्कीम्स होती हैं उसमें भी पैसा मिलता है, ठीक है, उसको भी इम्प्लीमेंट करना होता है, जैसे कि जवाहर रोजगार योजना, ठीक है, ये पहले चला करती थी, ठीक है। अब यहाँ पर एमजी नरेगा चल रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं, यानी ये डायरेक्टली स्कीम भी इम्प्लीमेंट करती है, ठीक है। चले आगे, चलिए। अब सोर्सेज ऑफ द पंचायत क्या है, ठीक है, ग्रांट्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, शेयर, टैक्सेस, ड्यूटीज़ वगैरह, मगर ये तो स्टेट के पास है ना, स्टेट कह सकता है कि आप इन्हें कलेक्ट करो, स्टेट कह सकता है नहीं करो, ठीक है। अब ग्राम पंचायत की बात करते हैं तो यहाँ पर जो ना हाउस टैक्स ग्राम पंचायत ले सकती है। इमूवेबल प्रॉपर्टी, हाउस वगैरह जो होते हैं और लैंड वगैरह होती है, एग्रीकल्चर लैंड, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है तो उसको ऊपर टैक्स लगाना वो ग्राम पंचायत कर सकती है। कमर्शियल क्रॉप्स के ऊपर, जैसे कि कोई कमर्शियल क्रॉप होगी, शुगर केन वगैरह हो गई, या फिर कोई ओपीएम वगैरह हो गई, और आपकी जो बीटी ब्रिंजल होगी, ब्रिंजल जो होते हैं, ठीक है, बीटी ब्रिंजल नहीं, कॉटन, बीटी कॉटन, हाँ, ये ड्रेनेज टैक्स पर लगा सकते हैं कि भाई ड्रेनेज सफाई के लिए कुछ टैक्स देना होगा, ये वगैरह। सैनिटेशन फी वह हो सकता है। टैक्स ऑन प्रोड्यूस्ड सोल्ड इन विलेज, अगर कोई प्रोड्यूस है वो विलेज में सोल्ड करा जा रहा है तो उसके ऊपर टैक्स लग सकता है, ठीक है, कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोड्यूस है, ठीक है। तो फ्री सप्लाई ऑफ वाटर तो हाउस होल्ड, लाइटनिंग टैक्स हो सकता है। टैक्स एंड
फीस लेविड बाय पंचायत, ठीक है, यहाँ से पंचायत को पैसा मिलता है, और एनिमल्स पर भी, ठीक है, और नॉन मैकेनिकल प्रोपेल्ड एनिमल जैसे कि बुग्गी वगैरह होते हैं, ठीक है, बुग्गी यानी बुलक कार्ट जिसे हम बोलते हैं, बुग्गी हमारी भाषा में, ठीक है। तो अब यहाँ पर अभी ये जो है ना प्रॉपर्टी जो होती है वहाँ से भी फंड रिसीव करती है, और जो ग्राउंड होते हैं जो पंचायत के अंडर आते हैं, जितने भी ग्राउंड होते हैं जहाँ पर अगर वो कोई भी मैरिज वगैरह कंडक्ट करते हैं और वहाँ पर वो टेंट वगैरह लगाते हैं, तो वहाँ से वो पैसा लेगी लेगी ना। कैटल ग्राउंड हो गए, जंगल हो गए, तो यहाँ से ही पैसा आता है इनके पास, ठीक है। अब यहाँ पर सेल प्रोसीड ऑफ द, अगर कोई गोबर वगैरह बेच रहा है यानी उपले वगैरह बेच रहा है, तो ऑब्वियसली वहाँ पर उनको पैसा देना पड़ेगा। और ये रिफ्यूज़ एंड कारकेसेस वगैरह जितने भी होते हैं, इन चीज़ों के लिए अगर कोई प्रावधान पंचायत के द्वारा कराया जा रहा है, तो वहाँ से भी वो पैसा लेगी, क्योंकि यहाँ पर एनिमल्स को अगर उनको क्रिमेट करा जा रहा है, तो वहाँ से पैसा मिलेगा ना, मिलेगा ना, ऑब्वियसली मिलेगा। और ये सारे जो ना रेवेन्यू शेयर में आते हैं पंचायत के, ठीक है। अब पंचायत समिति कहाँ से लेती है? टैक्स फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय देम फॉर ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। अगर ये ड्रिंकिंग वाटर का प्रोविज़न कराती हैं, तो ग्रामों से ये पैसा लेती हैं, ठीक है। लाइटनिंग अरेंजमेंट, टोल्स वगैरह, ब्रिजेस वगैरह अगर इनके द्वारा मेंटेन करे जा रहे हैं, तो वहाँ से ये पैसा लेंगी लेंगी, ठीक है। पंचायत समिति, ठीक है, पंचायत समिति इंक्लूड पब्लिक बिल्डिंग जितने भी हैं, पब्लिक रोड हो गए कंस्ट्रक्टेड और मेंटेन्ड आउट ऑफ दियर फंड, ठीक है, और अदर प्रॉपर्टी जो इनको ट्रांसफर करी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा कि तुम इसका देख रेख करो। अगर वो उस प्रॉपर्टी को सेल्स यानी रेंट पर दे देते, तो वहाँ से इनको रेंट वगैरह भी आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर होती हैं, ठीक है। अब बात करें ये जो ना जो प्रॉपर्टी होती है इनके पास ऑलरेडी वहाँ से भी लेती हैं, और इनके ग्रांट भी मिलती है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। और जिला जो परिषद होती है, जिला पंचायत होती है, वो भी कहीं ना कहीं स्कीम जब इंप्लीमेंट होती है तो पंचायत समिति को बहुत ज़्यादा हेल्प लेती है। तो पंचायत समिति को इसमें बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, ताकि वो स्कीम्स को ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट कर सके, कहाँ पर? ग्राम पंचायत में, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब जिला परिषद की बात करते हैं। जिला परिषद ऑब्वियसली बहुत बड़ी बॉडी है, ये कहीं ना कहीं टैक्स वगैरह इम्पोज करती है, सॉरी, ठीक है। और रूरल एरियाज़ में टैक्सेस ऑन पर्सन, हाँ, अगर कोई रूरल एरिया में कोई पर्सन बिजनेस कर रहा है तो उस पर टैक्स लगा सकती है, ठीक है। 6 महीनों से ज़्यादा अगर उसे हो गए तो टैक्स ऑन ब्रोकर्स, अगर कोई भी ब्रोकर काम कर रहा है इधर की उधर कर रहा है, तो वहाँ पर भी वो टैक्स लगा सकती है। कमीशन एजेंट के ऊपर टैक्स लगा सकती है ग्राम परिषद, ठीक है, जिला परिषद जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, ग्राम परिषद जिला परिषद, ठीक है। और गुड्स अगर सेल्स करे जा रहे हैं, इंटर स्टेट इंटर डिस्ट्रिक्ट भी सेल करे जा रहे हैं, तो उन पर भी कहीं ना कहीं मार्केट में टैक्स लग सकता है, मार्केट का टैक्स देना पड़ सकता है, ठीक है, ताकि कोई अपना अगर गुड वगैरह सेल कर रहा है मार्केट में तो उसका भी जाएगा, ठीक है। टैक्स ऑन लैंड और हाँ, लैंड पर भी टैक्स ले सकती है, ठीक है। और अगर इसको कोई इम्प्लीमेंट करने के लिए दी हुई है स्कीम वगैरह, तो वहाँ से भी ये कहीं ना कहीं पैसा मिलता है, ठीक है। नेसेसरी फंड जो इसको दिया जाता है ताकि वो इम्प्लीमेंट कर सके, क्योंकि इम्प्लीमेंट करने के लिए भी तो पैसा चाहिएगा ना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। रिसीव ग्रांट फ्रॉम द स्टेट एंड डोनेशंस एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, यहाँ से भी पैसा आता है जिला परिषद के पास, ठीक है। अब इवोल्यूशन देखते हैं। ग्रास रूट डेमोक्रेसी है, ये आप खुद पढ़ोगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा, मैंने हाईलाइट कर रखा है, इसलिए आप पढ़ लीजिए, ठीक है। पहले बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कतें हुआ करती थी, अब क्या क्या दिक्कत है वो सारी चीज़ें यहाँ पर बता रखी हैं, ठीक है। आप इसे एक बार अपने आप से पढ़िए तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। पूरा का पूरा मैं रोक देता हूँ, ये 1 2, ठीक है। पॉज कर लीजिएगा वीडियो को, 1 2 पॉज कर लीजिएगा वीडियो को। चलिए, अब ये भी पूरा का पूरा आप पढ़ लोगे, बहुत आसान है। इवोल्यूशन कैसे कहते हैं, इवोल्यूशन विकास, ठीक है, कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें इसमें बता रखी है, ठीक है। तो नाउ दिस चैप्टर कम्स टू द एंड। नाउ अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, नाउ यू कैन टेल मी एंड यू कैन सजेस्ट मी सम सजेशंस एज यू थिंक फिट्स, ठीक है, यू थिंक फिट, ठीक है। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि क्या क्या मुझे इंप्रूवमेंट करना चाहिए, क्या क्या लेकर आना चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल के लिए तो आप जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए मैं आप लोग से विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।